जिस प्रकार से हमारी डिफेंस सर्विसेज ने तमाम कोरोना की लड़ाई लड़ने वाले हमारे कोरोना वॉरियर्स को सलामी दी, उनका हम आभार प्रकट करते हैं। और मैं मानता हूं कि इस कठिन घड़ी के अंदर जो आज उनका ये जेस्चर है, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज का हो, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हो, चाहे हमारे पुलिस के जवान हो, और ख़ास तौर पर कई ऐसे इस महामारी में वॉरियर्स हैं जिनको हम पहचान भी नहीं सकते। मैं तो ख़ास तौर पर आज धन्यवाद करूंगा तमाम हमारे डिपो होल्डर्स का, जिनने समय से जो डेडलाइंस थी उससे पहले लगभग 1,20,000 लोगों को जो राशन कार्ड खाकी रंग का, गुलाबी रंग का, पीला रंग का लेकर बैठे हैं, उन तमाम परिवारों को समय पर राशन देने का काम किया। धन्यवाद करूंगा प्रोक्योरमेंट एजेंसीज का, उनके साथ जुड़े हुए तमाम मजदूरों का, आड़तियों का, खास तौर पर जो अलग अलग विभागों के कर्मचारियों की प्रोक्योरमेंट में ड्यूटी लगाई गई कि एक ऐसा टारगेट और एक ऐसा हमारे सामने आप कहिए कि ब्लॉकेड था, जिसको बड़ा स्मूथली उन लोगों के सहयोग से हमने आज तक अचीव करने का काम किया। मैं बधाई दूंगा तमाम हमारे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का, जिनने पिछले 40 दिन के अंदर 25 जो हमारे एसेंशियल आइटम्स हैं उनको बाकायदा मॉनिटर करने का काम किया, बाकायदा एक एक एसेंशियल आइटम के प्राइस को स्टेबिलिटी पे रखने का काम किया। अगर आज उन लोगों का इतने एफिशिएंटली सहयोग ना होता तो शायद आम जन को इन चीज़ों की दिक्कतें झेलनी पड़ती। मैं जरूर शुरू करूंगा। कई लोग बारी बारी सवाल उठा रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट ठीक नहीं है। इतिहास में पहली बार 1885 गेहूं के परचेज सेंटर और मंडियां और सब सेंटर हरियाणा के अंदर बने हैं, और आज सुबह तक गेहूं की बात करें तो 2.71 लाख किसानों ने, 2,71,000 किसानों ने मंडियों के अंदर आकर अपने गेट पास कटाने का काम किया है, और लगभग 41,23,000 मेट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। वहीं 41,23,000, वहीं सरसों की हम बात करें तो 1,46,000 किसानों ने मंडी के अंदर आने का काम किया, और लगभग 3,62,000 मेट्रिक टन हमारी 174 मंडी और सब सेंटर्स पर सरसों की खरीद हुई है। पहली बार है कि हरियाणा के अंदर चने दाल के लिए 22 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसके अंदर लगभग 4,875 मेट्रिक टन चना आया है। और एक निर्णय और सरकार का है कि 1 जून से 30 जून तक सूरजमुखी के भी सेंटर्स हम बनाएंगे, जिसके अंदर सूरजमुखी की भी सरकारी खरीद 5650 रुपया मेट्रिक टन के हिसाब से हम
प्रोक्योर करेंगे और चने का जो प्रोक्योरमेंट है वो लगभग 3900 रुपया मेट्रिक टन के हिसाब से हम प्रोक्योर कर रहे हैं। 5650 रुपया मेट्रिक टन सूरजमुखी और 4875 रुपया आपके चना दाल की प्रोक्योरमेंट है। एक चीज जो बारी बारी विपक्ष में बैठे लोग उठाते हैं, मैं उसके लिए जरूर आपके सामने साझा एक बात करना चाहूँगा कि आज तक के इतिहास में हरियाणा प्रदेश में 4.25 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा की प्रोक्योरमेंट किसी भी एक दिन नहीं हुई। पहली बार है जो हमारा डे 6 था, हमारे डे 6 में हरियाणा प्रदेश के अंदर 4,98,000 मेट्रिक टन गेहूं की प्रोक्योरमेंट हुई, जो हरियाणा की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। और जो लोग बारी बारी ये कहते हैं कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्लो है, मैं बताना चाहूँगा कि 18-19 के अंदर 11वें दिन तक 10 लाख मेट्रिक टन भी गेहूं की प्रोक्योरमेंट नहीं हुई थी। 19-20 के अंदर 11वें दिन तक 27 लाख मेट्रिक टन की प्रोक्योरमेंट हुई थी। 27,75,909 मेट्रिक टन 10 दिन के अंदर 2019-20 में, और 9,82,914 18-19 में। और ये पहली बार है कि 20-21 के अंदर 11वें दिन तक 34,22,377 मेट्रिक टन गेहूं की प्रोक्योरमेंट हरियाणा प्रदेश में हुई। और अभी मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो ये आंकड़ा 41,23,000 पार कर चुका है। एक चीज जो पेमेंट की बारी बारी हमसे पूछी जा रही है, सरसों की जहां पेमेंट की बात है, लगभग 516.11 करोड़ रुपया किसान के खाते में ट्रांसफर हो चुका है। और जो इसके अंदर पेंडेंसी है वो लगभग 125 करोड़ रुपए के आसपास की है, जिसको कल और परसों के अंदर हम पूरी तौर पर ट्रांसफर कर देंगे। वहीं गेहूं की, क्योंकि पहली बार गेहूं के ट्रांसफर प्रोसेस को एक नए तरीके से सरकार ने किया कि हम आड़ती को पैसा देंगे, आड़ती फिर किसान से जो उसका लेन देन है उसको काट कर किसान के खाते में ट्रांसफर करेगा। कल सुबह तक हमारे पास जो आड़तियों से क्लियरेंस होकर आई फॉर्म अपलोड हुए थे, उसके अकॉर्डिंग 424 करोड़ रुपया आया था, जिसके अंदर कल शाम को 7 बजे तक लगभग 34 करोड़ रुपया किसान के खाते में ट्रांसफर हो चुका। और जो आज सुबह का डाटा है, लगभग ये 424 करोड़ रुपया बढ़कर 600 करोड़ के ऊपर चला गया है और लगभग 533 करोड़ रुपया 600 करोड़ पार कर चुका है, जो आड़तियों ने आई फॉर्म अपलोड करे हैं, जो उनकी लेन देन के हिसाब के साथ थी। और लगभग 533 करोड़ रुपया हमारी ओर से आड़तियों के खाते में DFSCs के माध्यम से अलग अलग जिलों के अंदर ट्रांसफर हो चुका है। एक चीज जरूर बोलना चाहूँगा कि इस पूरी कठिन घड़ी के अंदर, जब सोशल डिस्टेंसिंग भी, लेबर की कमी भी एक चैलेंज था, मैं धन्यवाद करता हूं प्रत्येक किसान का जिसने सरकार की ई खरीद प्रणाली का सहयोग किया, स्टैगर्ड तरीके से उसने मंडियों में आने का काम किया। और जब जब उसका गेट पास कटा, जरूर नई प्रणाली के साथ नई दिक्कतें आती है, उसने उस चेंज के साथ हमारा सहयोग किया। आड़तियों ने पूरे प्रदेश भर के अंदर हमारा सहयोग किया और आज उसका नतीजा है कि जो हम टारगेट 15
मई तक का लेकर चल रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हम 75 लाख मेट्रिक टन के आंकड़े को अगले 10 दिनों में पूरी तौर पर अचीव कर लेंगे, जिसके अंदर लगभग 95% से ज़्यादा फार्मर्स की फसल को सरकार प्रिक्योर कर ले। बिल्कुल ट्रांसपोर्टिंग के अंदर और गोदामों तक फसल पहुंचाने में लेबर की शॉर्टेज एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है, मगर उनका सहयोग है, जिसके अंदर जैसे हमने 1 तारीख को प्रोक्योरमेंट को पुराने फार्मर्स के लिए डाइवर्ट किया और उस दिन के अंदर हमने हमारी सारी लेबर का इस्तेमाल कर गोदामों तक फसल को पहुंचाया। हमें अगले 1-2 दिनों के अंदर एक दिन को दोबारा उसी प्रकार से डाइवर्ट करना पड़ेगा, जहां हम पुराने फार्मर्स को बुलाएं और साथ में अपनी मंडियों में जो लगभग 10 लाख मेट्रिक टन, मैंने देखा कई अखबार पे टीवी पे बारी बारी दिखाया जाता है कि उठान धीमा, बिल्कुल एक लेबर शॉर्टेज हमारे सामने टास्क है। हम एक दिन को डेडिकेट करेंगे जिसके अंदर केवल मात्र जो हमारी मंडियों में फसल पड़ी है उसको गोदाम तक ले जाने में यूटिलाइज करने का काम करेंगे। मैं पीडीएस सिस्टम के थोड़े आंकड़े आपके साथ साझे करूंगा। लगभग 2,50,000 हमारे पास AAY राशन कार्ड होल्डर थे और 9,87,000 हमारे पास पारिवारिक सदस्य उन राशन कार्ड होल्डरों के हैं, जिनको हमारी सरकार ने एवरेजली 55 किलो गेहूं या आटा, 2 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल और पहली बार इस कठिन घड़ी के अंदर 1 किलो नमक देने का काम किया। 8,75,000 BPL कार्ड होल्डर थे, जिनमें लगभग 40 लाख 39,73,000 मेंबर्स थे, जिनको एवरेजली वही 55 किलो आटा या गेहूं, 2 लीटर मस्टर्ड ऑयल, 1 किलो गेहूं, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल और 1 किलो नमक हमने देने का काम किया। और एक कैटेगरी जो केंद्र ने भी सपोर्ट नहीं करी और हमने खाकी राशन कार्ड जो OPH हम बोलते हैं, उसके अंदर लगभग 15,75,000 राशन कार्ड होल्डर, जिनमें 70,90,000 उनके पारिवारिक सदस्यों को लगभग वही 55 किलो गेहूं या आटा और 1 किलो दाल हमारी सरकार ने देने का काम किया। और जो आज सुबह की रिपोर्ट कि अप्रैल महीने के अंदर लगभग 98.3% राशन कार्ड होल्डर्स ने अपने राशन की लिफ्टिंग करी है। 1.7% जो बकाया है या तो वो प्रदेश में नहीं है या उनने जाकर अपनी प्रोड्यूस को लेने का काम नहीं किया। जहाँ एसेंशियल आइटम्स की बात है, मैं आपके साथ साझा करूं कि हमने 1025 ड्रग होलसेलर्स और 10,242 रिटेल केमिस्ट की निरंतर जांच करी है, जिसके अंदर लगभग 695 अलग होलसेलर और शॉपकीपर्स के हमने चालान काटे और 21 लोगों पर कई समस्या मास्क की आई थी कि 3 प्लाई मास्क को भी 10 रुपये से ज़्यादा बेचा जा रहा था, सैनिटाइज़र की वैल्यू 1,000 रुपये तक पहुंचाई गई थी। इस तरीके से जो एसेंशियल आइटम के अगर इन्फ्लेटेड प्राइस कोई बेच रहा था, ऐसे 21 लोगों पर हमने आपराधिक मामले दर्ज करने का काम किया है। एक मैं आपके साथ अप्रैल के महीने का डाटा आटे का करूंगा कि पब्लिक डोमेन के अंदर हमारी ओर से जो आटे की एवरेज रही है वो 23-24 रुपए के बीच से ज़्यादा कहीं भी आटे का प्राइस इन्फ्लेट नहीं होने दिया। वही दूध की जहाँ हम बात करें तो 49 से लेके 52 रुपये से ज़्यादा कहीं वेरिएशन नहीं आई। वेरिएशन जो हमारे सामने आई वो केवल मात्र मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो गुड़गांव है, फरीदाबाद है,
क्योंकि वहाँ सप्लाई के अंदर दिक्कत थी, वहाँ आने का काम किया। मगर निरंतर हम लोगों ने उसको मॉनिटर कर उसको रोकने का काम किया। 2 दिनों से बारी बारी हमारे कांग्रेस के साथी एक बात बोल रहे हैं कि तेल के दाम बढ़ा दिए, बस के रेट बढ़ा दिए। और मैं तो एक हमारे बड़े शिक्षित नेता है, शायद डिक्शनरी खोल के बैठते हैं, वो तो इसको जजिया कर भी बोल गए। मैं उनको बोलना चाहूंगा कि पहले अपना गिरेबान झाके दूसरों पे आरोप बाद में लगाएं। जहां ट्रांसपोर्ट की बात है, पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर मैं अगर स्टेट वाइज चलूं, कांग्रेस शासित पंजाब के अंदर जो ट्रांसपोर्ट प्रति किलोमीटर का रेट है वो 1 रुपये 16 पैसे का है। राजस्थान जो कांग्रेस शासित है उसमें 1 रुपया 6 पैसा है। उत्तर प्रदेश में 1 रुपया 5 पैसा है पूरे नॉर्थ इंडिया में। और उत्तराखंड और हिमाचल क्योंकि हिली एरिया है, वहां तो शायद 1 रुपया 20 पैसा और 1 रुपया 17 पैसा है। हरियाणा इकलौता राज्य है जिसने 1 रुपये के अंदर अपने प्रति किलोमीटर ट्रांसपोर्ट को बांधने का काम किया है। वहीं कांग्रेस के साथियों को बताना चाहूंगा कि आज जिस तरह की इकोनॉमिक हालात देश की भी है और प्रदेश की भी, इस पूरे मामले पर रेवेन्यू एक बड़ा चैलेंज सबके सामने है। और निरंतर कांग्रेस के भी नेता प्रतिपक्ष ये कहते हैं कि लोन ले लो, लोन ले लो। आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था को खतरे में डालना हमारी जिम्मेवारी नहीं है। और अगर सरकार लोन लेगी तो उसकी भी भरपाई कहीं ना कहीं टैक्सेशन के तौर पर बढ़ोतरी कर सरकार को करनी पड़ेगी। मगर मैं कांग्रेस के साथियों को यह बोलना चाहूंगा कि अगर हमने VAT 1 रुपया और 1 रुपया 10 पैसे पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाया है, उन्हीं की राजस्थान सरकार ने पिछले 1 महीने के अंदर 3 बार पेट्रोल और डीजल के रेट को रिवाइज किया। और राजस्थान के अंदर कोई 50 पैसे 60 पैसे पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े। राजस्थान सरकार के आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान के अंदर 3 बारी के अंदर पिछले लॉकडाउन के पीरियड में डीजल का दाम 2.71 पैसा बढ़ा और पेट्रोल का दाम 3.37 पैसे बढ़ा। अगर 1 रुपया जजिया कर है तो फिर 3.37 को आप क्या नाम देना चाहोगे? मैं चाहूंगा कि आज शाम को वो डिक्शनरी के अंदर से कोई अच्छा सा शब्द राजस्थान सरकार के लिए भी लाने का काम करें और साथ में इन्फ्लेटेड प्राइस जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं उनके लिए भी लाने का काम करें। एक चीज जो बड़ी अहम है इकोनॉमी के लिए, इंडस्ट्री। हरियाणा सरकार ने निरंतर इंडस्ट्री को बढ़ोतरी देने का काम किया है। लॉकडाउन के अंदर भी हमारा प्रयास रहा कि 20 तारीख से जब रिलैक्सेशन आई MHA की, हमारी अधिकतम इंडस्ट्रियल स्टेट्स को हमने ऑपरेशनल किया। मगर MHA से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर कि हमारे यहाँ पर कोरोना का जो फैलाव है उसको जैसे हरियाणा ने अब तक रोकने का प्रयास किया हम रोक पाए। और हमने इनिशियल डेज के अंदर IT सेक्टर को 33% और इंडस्ट्रियल यूनिट को 50% पर ऑपरेट करने की परमिशन दी। और कोई इन सेटू था जो अपनी इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयज रखता था उसको हमने 100% तक भी परमिशन दी। आज से हम इस पर निर्णय लेंगे कि 4 तारीख से, कल सुबह से लेकर और 10 तारीख तक 7 दिन और 11 तारीख से 18 तारीख तक अगले 7 दिन के अंदर भी इंडस्ट्री को खोलने में हम परमिशन देंगे, रिलैक्सेशन देंगे, मगर MHA से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तरीके से, जिससे हमारी इंडस्ट्री भी रिवाइव हो। और जो कोरोना का एक खतरा है, क्योंकि आपने खुद देखा कि पिछले 4 दिनों में जिस झज्जर में एक केस नहीं था, किस प्रकार से एक मूवमेंट की वजह से वो 40 के आंकड़े को
पार कर गया। उस चीज को देखते हुए समझते हुए हम आईटी सेक्टर को, जो रेड जोन है 33%, ऑरेंज जोन है 53% और ग्रीन जोन के अंदर 100% की परमिशन देंगे, और सेकेंड फेज के अंदर 50%, 75% और 100% परमिशन देंगे। रूरल एरिया इंडस्ट्री को रेड जोन में 33%, अगर वहीं स्टाफ अंदर रहेगा तो 50%, उसी प्रकार से 75% और 100% की परमिशन देंगे। सेकेंड वीक के अंदर उसको 50 को 75 और 75 को 100 और 100 हम करने का काम करेंगे। ई कॉमर्स प्रोडक्ट को भी रेड एरिया के अंदर एसेंशियल गुड्स, ऑरेंज एरिया के अंदर 50% और ग्रीन एरिया के अंदर 75% की परमिशन देंगे, क्योंकि आपने खुद देखा कि दिल्ली के अंदर किस प्रकार से डोमिनोज का एक डिलीवरी बॉय भी पॉजिटिव पाया गया। अगर कोई ई कॉमर्स वाला ट्रांसपोर्टर कैरियर बन जाता है तो इससे रिस्क फैक्टर बढ़ता है। वहीं हमारा जो सेकेंड वीक होगा उसमें ई कॉमर्स को एसेंशियल गुड्स को रेड जोन में और 75 और 100% नॉन एसेंशियल के। जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज को छोड़ के अर्बन एरियाज में इंडस्ट्री है, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जो हमारी CLU लेकर डेवलप करी गई, और निरंतर पानीपत हो, गुड़गांव हो, प्रत्येक जगह ऐसी इस्टेब्लिशमेंट्स बनी हुई। MHA ने उनको रेड जोन में कवर करने का काम नहीं किया, हम उसी तरीके से फॉलो करेंगे। मगर प्रदेश के अंदर ऑरेंज और ग्रीन जोन में तो MHA ने उनको अप्रूव किया, क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग और परमिशंस का एक फेज्ड मैनर में अप्रूवल चलेगा। हमने उनको 50%, 75% IT और नॉन IT, 100% ग्रीन जोन के अंदर, और नेक्स्ट वीक के अंदर IT को 75%, नॉन IT को 100% और ग्रीन जोन के अंदर पूरी तौर पर हम परमिट करेंगे। जहां एक्साइज लिकर वेंट्स की परमिशन की बात है, अगले 1 महीने तक हमें लगता है MHA ने भी अभी परमिट नहीं किया, क्योंकि सोशल प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स हो, इस प्रकार की और व्यवस्थाएं हों, उनको पूरी तौर पर हम बंद रखेंगे। जो हमारे अनुमत कक्ष है, जिनको हत्ते बोलते हैं, उनको पूरी तौर पर बंद रखेंगे। और मैं तो आपके माध्यम से ये चाहूँगा कि हमें रेड जोन में, ऑरेंज जोन में, ग्रीन जोन में किस प्रकार से इसको व्यवस्था को खोलना चाहिए। क्या हमें 4 तारीख से खोलना चाहिए, क्या इसको डिले करना चाहिए, इसके ऊपर जरूर आप लोग भी लोगों के सुझाव लेकर हमें देने का काम करें, जिससे कहीं भी भीड़ ना मचे, 2 गज की दूरी का सोशल डिस्टेंस हम मेंटेन करें और प्रॉपर तरीके से व्यवस्था को चला पाए। बिल्कुल सरकार इस विचार पर है कि हम, क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर इसको सिन प्रोडक्ट माना जाता है, इसके ऊपर हम विचार कर नया कोविड सेस जरूर लगाने का काम करेंगे, जिससे प्रदेश के अंदर जो हमारे कोरोना इफेक्टेड एरियाज हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको आज कोरोना की वजह से सपोर्ट चाहिए टू रिवाइव बैक, इसको हम अपलिफ्ट कर पाए। एक चीज जरूर मैं बोलना चाहूँगा कि सरकार ने ये निर्णय जरूर लिया है, और वो आंकड़े आपके पास आ गए कि 20,000 रुपये तक का हमारी तमाम MSME को हम सपोर्ट देंगे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, जिनके पास आज लोन है, कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी टाइमली दे पाए और MSME हमारे प्रदेश में रिवाइव कर पाए, जिसकी टोटल कैलकुलेशंस तो हमारे पास अब तक आई नहीं है कि कितनी MSME हैं जो अप्लाई करेंगी, मगर जो हमारे पास रजिस्टर्ड MSME हैं जिनके गवर्नमेंट लोन्स हैं, इसका ये आंकड़ा बताता है कि अगर हम 20,000 रुपये तक का भी सपोर्ट एक एम्प्लॉय के लिए करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 240 और 250 करोड़ के बीच का सपोर्ट हमारे MSME सेक्टर को हरियाणा सरकार करेगी कि वो अपलिफ्ट हो, वो रिवाइव हो, और ये जो कोरोना का सेटबैक आया है इससे वो उभर कर बैक टू नॉर्मेंसी आने का काम है। ये जो 240 करोड़ है,
हम लॉकडाउन से लेकर जो जो इंडस्ट्री इसके अंदर प्रभावित रही है और वो 31 जुलाई तक अप्लाई करेगी फॉर सच बेनिफिट्स, उसको ये फाइनेंशियल सपोर्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर हरियाणा सरकार देने का काम है। सेस की बात की थी, कितना सेस लगा रहे हैं? इसके ऊपर चर्चा चल रही है, अभी फाइनल नहीं है, क्योंकि हर प्रोडक्ट अलग है, हर की बॉटल क्वांटिटी अलग है। फिक्स सेस इसके ऊपर लगाना पॉसिबल नहीं होगा। हमें क्वांटिटी के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से वेरिएबल सेस इसके अंदर लगाना पड़ेगा। अगर कोई पाइंट है, कोई बॉटल है, तो दोनों के ऊपर वेरिएबल होगा, मगर परसेंटाइल जो होगा नहीं ये कहें कि 500 की है, कोई 2000 की है, उसका वेरिएबल ही होगा। बिल्कुल, कोई 100 रुपए की चीज पे आप 10 रुपए लगाओ और 2000 की चीज पे 10 रुपए लगाओ, ये तो पॉसिबल नहीं हो। मतलब सर ये मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? मैं तो ये बोल सकता हूं कि इसको हम कहीं भी आप मानकर चलो 2 रुपए से लेकर 20 रुपए के बीच में लगाने का काम। अभी ये निर्णय जनता की भावनाओं को देखकर लिया जाएगा। एमएचए टीवी और अखबार को तो नहीं देखती, और जिस प्रकार से निर्णय सरकार को लेना पड़ा, मुझे लगता है कि हमें अपने पड़ोसी राज्यों को देखकर, पंजाब क्या निर्णय लेता है, चंडीगढ़ क्या करता है, दिल्ली क्या करता है, उत्तर प्रदेश क्या करता है, राजस्थान क्या करता है, उन तमाम राज्यों को देखकर ही हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि हमारा नया एक्साइज ईयर हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, इसके ऊपर हम निर्णय लें। दुष्यंत जी, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। चंडीगढ़ ने फैसला लिया कल से खुलेंगे, पंजाब ने भी अनाउंस कर दिया और दिल्ली का हमें मालूम नहीं है। अब आप ये बताएं कि ये कल से खुलेगी या भी शाम तक आप लोगों की राय लेंगे फिर अनाउंस करेंगे? हम प्रत्येक पड़ोसी राज्य को देख रहे हैं। ऐसी व्यवस्था जहां यूटी और दिल्ली की बात है, वहां पर फिक्स्ड वेंडर्स है। उत्तर प्रदेश के अंदर रिन्यूएबल पॉलिसी है, हमारे यहाँ पर अलॉटमेंट पॉलिसी है। हमारे L1 L13 भी इस्टेब्लिश होने हैं। इन तमाम चीज़ों को हम स्टडी कर रहे हैं। साथ में कल से नहीं डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट हमने मंगाई है कि क्या कोविड की परिस्थिति के अंदर उनके जिलों के अंदर इस व्यवस्था को खोला जाए, ना खोला जाए। उन तमाम चीज़ों पर विचार कर कर ही इसको आगे बढ़ाया जाए। जिस तरीके से कल खोलने का मायना नहीं, क्योंकि वो स्विच ऑन होना कुछ दिन उनको मिलेंगे भी। अच्छा, एक मेरा सवाल है, अगर आपका सब हो गया हो प्रश्न, ये जो लॉकडाउन के पीरियड में आपके पास भी खूब कर रहे हैं कि ये ब्लैक लिकर क्या इस मामले की जांच करवानी है? क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था एक्साइज का, जहाँ तक हमने अभी चेक करा, तो वो सील होना चाहिए और आमतौर पे होता भी है। क्या कहते हैं कि डे वाइज या दिन में 3-4 रुपए रजिस्टर मेंटेन करते हैं। इसकी जो ये फ्लैग हुई, जो हुई या नहीं हुई, जिस तरह की सूचना है, क्या इस मामले की जांच करवाएं? बिल्कुल, और मैं आपके संज्ञान में एक चीज़ और लाना चाहूँगा कि हमने 31 तारीख को भी और 26 की रात को भी प्रत्येक वेयर हाउस का स्टॉक लिया था, और कल सुबह 12 बजे तक तमाम जिलों के वेयर हाउसेस का हमने स्टॉक लिया है। अनियमितताएं पाई गई हैं और उन अनियमितताओं के अंदर पीनल एक्शन जो भी बनता है, चाहे FIR हो, चाहे पेनल्टी हो, सरकार वो कार्रवाई करने का कार्य करेगी। आपके पास जहां नई स्टैब्लिशमेंट्स की बात है, उनके लिए आज हम शेड्यूल जारी कर देंगे कि जो बचे हुए वेंट्स हैं, वेयर हाउसेस हैं, उनके लेबल्स हैं, उनको किस प्रकार से अप्रूवल दिया जाएगा और किस टाइमलाइन के साथ बचे हुए जो हमारे वेंट्स हैं उनको ऑक्शन किया जाए। स्टेट में ऐसा राज्य है कि पॉकेट्स नहीं, मतलब आपके पास रिपोर्ट आ गई होगी कि किसी खास जिलों में हुआ या पूरे राज्य में? लगभग 53 वेयर हाउसेस थे
जहाँ पे अनियमितताएं पाई गई? जहाँ पर स्टोरेज होती थी, प्रत्येक वेयर हाउस का हमारे पास डाटा है। जहाँ अनियमितताएं हैं 31 के, 27 सुबह के और कल के स्टॉक के अंदर प्रत्येक ओनर्स की सूची बनाई गई है और जैसे ही उनके खिलाफ एक्शन होगा डिटेल्स हम आपको मुहैया करेंगे। एक ओपोजिशन ये कह रहा है जी कि देखिए अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया था, उसमें उन्होंने कहा कि कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास रेवेन्यू है इतना और हम कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर ही ऐसी क्या सिचुएशन हो गई कि पैसे भी मांगने पड़ गए और ये भी कह दिया गया कि इस तरीके से सेस वगैरह लगाएंगे, वहां से रेवेन्यू जनरेट करेंगे। क्वेश्चन इस बात को, मैं एक चीज जरूर आपको बताऊंगा कि बजट और आज में कोरोना आया है और विपक्ष के लोग तो खुद लोन लेने की बात कर रहे हैं। उस व्यवस्था को देखते हुए समझते हुए आप केवल हरियाणा की आर्थिक हालात मत देखिए, देश की आर्थिक हालात देखिए, जहां हम 1.5 लाख करोड़ का जीएसटी महीने के अंदर रिसीव करते थे अप्रैल में, वहां शायद इस बार 25,000 करोड़ ही रिसीव हुआ। इंडस्ट्री आपकी बंद है, देश भर में कंजम्पशन बंद है। उस तमाम चीज को देखते हुए केवल मात्र हरियाणा ही नहीं, विपक्ष तो पंजाब में भी बैठी है, राजस्थान में भी बैठी है, पुडुचेरी में भी बैठी है। प्रत्येक राज्य सरकार को आज अपने आप को रिवाइव करने का मॉडल बनाना है और इसीलिए मुझे लगता है कि जरूरी था कि इस समय ये कदम उठाए। सर ये सवाल ये था कि इंडस्ट्री की बात हो गई, दुकानें जो है चाहे मार्केट प्लेस में है या ऐसी लागू है, उनको लेकर क्या उनको परमिशन लेनी पड़ेगी? क्या आपने कुछ अलाउ कर दिया? देखिए, डिप्टी कमिश्नर्स को ऑथराइज कर दिया गया है कि वो अपने अपने शहरों का, अर्बन एरियाज का, क्योंकि ग्रामीण तो सारी दुकानें खुल गई, नॉन कंटेनमेंट जोन के अंदर और खास तौर पर ऑरेंज और ग्रीन जोन के अंदर प्लान्ड तरीके से कैसे शॉप्स को खोला जाए। कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर से रिपोर्ट आ रही है कि वो ऑड इवन तरीके से व्यवस्था बनाएंगे। कई जिलों के अंदर कम्युनिटी वाइज ऑल्टरनेट डेज पर शॉप्स खोली जाएंगी। मुझे लगता है ये लिबर्टी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम दे तो बेहतर तरीके से कोरोना से भी लड़ा जाएगा और इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। जो ग्रीन एरियाज हैं उसके अंदर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट खोलने के लिए पास की आज व्यवस्था की जरूरत नहीं है। एमएचए के गाइडलाइंस द्वारा मूवमेंट के अंदर भी जो चंडीगढ़ का मैंने ऑर्डर पड़ा है, मेरे ख्याल से उसके अंदर भी पास की व्यवस्था को अब ईज आउट किया है। सिर्फ कंटेनमेंट जोन को कैसे सेफगार्ड किया जाए, अब इस टारगेट को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, कैबिनेट में जो फैसले हुए हैं, किराया बढ़ाया गया रोडवेज का, या फिर मंडी में सब्जी और फल पे मंडी में फीस बढ़ाई है, पेट्रोल डीजल पे वैट बढ़ाई, उसको आप लोगों पे कोई वजन नहीं मानते, मतलब बढ़ोतरी नहीं मानते? देखिए, राज्यों से तुलना करने रहेंगे, कोई लोगों पे से कोई बात नहीं। मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि आज के दिन सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई है जो लॉस में चल रहा है तो हरियाणा रोडवेज है। उसको रिवाइव करने के लिए ये कदम उठाना जरूरी है और ख़ास तौर पर जब वो पिछले 40 दिनों से पूरी जोन पर चक्का जाम बढ़ा है। वहीं जहाँ पेट्रोल की बात है, 2017 के अंदर केंद्र के आग्रह पे 2.5 रुपया प्रत्येक प्रदेश ने वैट कम किया था और अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो हमारे पास लगभग 700 करोड़ रुपया वैट का आना था और वो इस बार 400 करोड़ से भी कम आया है। अगर प्रदेश चलाना है तो जनता भी हर प्रकार से इसके अंदर सहयोग देगी और मैंने देखा जब हमने कहा कि हम कोविड सेस एक्साइज पर लगाएंगे तो बहुत से लोगों ने कहा कि शॉप्स खोल दो, सेस चाहे दुगना ले। आज व्यवस्था को नॉर्मलसी पे लाना जरूरी है और उसके अंदर कोई ये फिक्स्ड नहीं है कि आज लगा दिया और ये जिंदगी भर रहेगा। सरकार के पास ये अथॉरिटी है कि जब मर्जी, और अगर 65 रुपए से ज़्यादा
डीजल की कीमत होती है तो ऑटोमेटिकली 1 रुपया इन्फेक्शियस हो जाता है। तो केवल मात्र उस व्यवस्था के अंदर है जब प्रदेश को सुचारू तौर से चलाने के लिए आज रेवेन्यू की जरूरत है। दुष्यंत जी, आप कह रहे थे विपक्ष जो है आरोप लगाता रहता है। अभी 2 दिन पहले टोहाना की नगर पालिका की अध्यक्षता और सभी नगर मेंबर ने सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं कि सरकार किसी भी तरह का हमें सहयोग नहीं कर रही, हम मजदूरों को, गरीबों को कहां से अपनी तरफ से राशि, इसको लेकर क्या करें? प्रत्येक डिप्टी कमिश्नर के पास कोविड के पहले हफ्ते के अंदर 1-1 करोड़ रुपया डिजास्टर रिलीफ के लिए हमने देने का काम किया था। और जहां भी ड्राई राशन की बात है, मुझे लगता है सरकार से ज़्यादा सामाजिक संगठनों ने इसमें सहयोग किया और उनका हम तहे दिल से आभारी भी हैं। आज के दिन भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो गुड़गांव के अंदर 30-40 हज़ार पैकेट खाने के सुबह और शाम को प्रोवाइड करने का काम कर रही है। अगर हम ग्रामीण अंचल की बात करें, क्योंकि स्वयं मैंने ये प्रयास किया था कि सैनिटाइजेशन ग्रामीण लेवल पर प्रॉपर तौर पर हो, प्रत्येक हरियाणा प्रदेश के गांव को हमने 3-3 बार सैनिटाइज कराने का काम किया। कोई एक स्पेसिफिक जगह अगर इस प्रकार से कोई कमी रही है तो मैं चाहूँगा कि आप लिखित तौर पे मेरे को दें कि डिप्टी कमिश्नर से उसकी भी इंक्वायरी कराई जाए। वहाँ पर फंड्स है, नोडल ऑफिसर्स है, यहाँ से भी हमने सीनियर IAS ऑफिसर्स को वहाँ नोडल बनाकर भेजा है। मुझे लगता है कि अगर केवल मात्र ये बात कहनी कि प्रॉपर खाने की व्यवस्था नहीं बनी, उसके अंदर या तो कम्युनिकेशन गैप रहा है या फिर अगर वहाँ कोई एफिशिएंट अधिकारी नहीं रहा तो उसको जो एक्शन हम ले सकते हैं उसके खिलाफ हम लेंगे। दुष्यंत जी, जो 1-1 करोड़ में की आप बात कह रहे हैं, जो डिप्टी कमिश्नर को दिया गया था, उनमें से खर्च कितना हुआ अभी तक क्या नहीं, इसके कोई आंकड़े हैं आपके पास? बिल्कुल 3 डिप्टी कमिश्नर्स की हमारे पास रिक्वेस्ट आई है कि हमें एडिशनल फंड्स की ज़रूरत है, जिसमें तीनों बड़े शहर हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव और पानीपत। उसके सिवाय बहुत कम ज़िले हैं जहां राशन पे और खाने पे ये पैसा यूटिलाइज हुआ है। सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग किया है। अधिकतम जो यूटिलाइजेशन पैसे की हुई है, लगभग 70% यूटिलाइज हुआ है। वो पैसा चाहे डिप्टी कमिश्नर ने PPE किट्स अपने लेवल पर प्रोक्योर कर अपने हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड करी, चाहे कोविड की किट्स उनने प्रोक्योर करी, एसेंशियली सेफ गार्डिंग के लिए जो आइटम्स थे या जागरूकता के लिए उसको इस्तेमाल करने का कार्य किया। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी का बयान आया है कल कि हरियाणा में सरकार नाम की चीज नहीं है और लोगों को लूटा जा रहा है, लगातार टैक्स। अगर हरियाणा में सरकार नाम की चीज ना होती तो क्या हम 70% रिकवरी रेट अचीव कर पाते? क्या 3 तक ही अपने डेथ टोल को रोक पाते? क्या प्रदेश के अंदर आम जन के इस्तेमाल में आने वाली चीजों को इन्फ्लेट होने से कंट्रोल कर पाते? आज आप व्यवस्था देखो कि हम 5 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट से घिरे हुए हैं, उसके बावजूद भी प्रदेश को सेफगार्ड करना सरकार का कार्य है। और मुझे लगता है बेहतरीन तरीके से हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश को इस महामारी से बचाया है। और ये चीज़ तो उनके मुंह से भी सबके आपने विपक्ष के लोगों के सुनी होगी कि हरियाणा सरकार ने कार्य बहुत अच्छा किया है, सबकी सुनकर निर्णय लिए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर नॉर्थ इंडिया में ऐसा कोई राज्य होगा जो कोरोना की महामारी से अपने प्रदेश की जनता को बचाएगा, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश की सरकार हरियाणा के एक-एक नागरिक को दूसरे प्रदेशों से भी लाने का काम करेगी, विदेशों से भी लाने का काम करेगी और यहाँ बैठे एक-एक नागरिक को भी कोरोना से बचाने का काम करेगी। लगभग 3000 के आसपास, चाहे वो कोटा से हो, जैसलमेर से हो, हमने हमारे नागरिकों को वापस लाने का काम किया। निरंतर आपके माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हरियाणा में फंसे हुए लोगों को अलग अलग प्रदेशों में हमने राशन प्रोवाइड किया।
मुझे परसों का एक वाक्य याद है, जब दो हमारे दादरी के बच्चे जो चेन्नई के पास एक गांव में फंसे हुए थे, उनका एक वीडियो आया कि हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हमें मरना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे के अंदर तो उनको राशन पहुंचवाया। और आपको ये और बता देता हूं कि 2 दिन के अंदर उनको दादरी भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। हमारा प्रयास है कि कोई भी हमारा ऐसा नागरिक कहीं भी स्टैंडर्ड है, उसको एटलीस्ट एसेंशियल हेल्प हम बढ़ाएं। और मुझे लगता है ये सरकार नाम की चीज है जो ये तमाम चीजें उपलब्ध कराने का काम कर रही है। आज मैं तो चाहूंगा विपक्ष में बैठे लोग भी इस तरह के प्रयास करें। जहां कांग्रेस के शासित प्रदेश है, कांग्रेस ही प्रयास करे। जहां और किसी पार्टी के शासित प्रदेश है, आज उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अपनी वहां बैठी इकाइयों से कोऑर्डिनेट कर जो हरियाणा के मूल निवासी वहां कोई कार्य करने गया था, बहुत से ऐसे लोग मुंबई गए हुए थे पढ़ने के लिए, जो 40 दिनों से स्टूडेंट बिल्डिंग्स में बैठे हैं। हमारा तो प्रयास है उनके टेस्ट कराकर उनको क्वारंटाइन के अंदर अपने घर में हम लाकर रखने का काम करें कि हमारा कोई भी नागरिक किसी और जगह में स्टैंडर्ड ना रहे। कोरोना की लड़ाई अब 14 दिन और चलनी है, कितने दिन रेगुलर जीवन में चलेगी इसका तो भविष्य ही बताएगा। मगर ये विश्वास है कि हरियाणा अपने नागरिकों को सुरक्षित भी रखेगा और उनको कोरोना से बचाएगा। दुष्यंत जी, आखिरी 2 सवाल। जीएसटी को लेकर कोई विरोध, आड़तियों का विरोध देखने को मिला है? क्योंकि अभी तक के जो लोग हैं जिनको जाना है वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिनको जाना है वो तो चलेंगे, कौन किसी का मिलता है और नए आ नहीं रहे। कितनी बसें आपने लगाई हैं, कौन हरियाणा सरकार का बाकायदा कॉल सेंटर इस्टेब्लिश किया हुआ है। मैं आपके सामने, आप कह रहे हैं कि कितने लोग हैं, मैं आंकड़े शेयर कर दूं कि पिछले दिनों जब मैं आपसे मिला था तो हमारे पास 5-5.5 हज़ार कॉल्स आ रही थी। कल का डाटा है कि हमारे पास 9618 कॉल्स आई हैं और पहले की तरह डिस्ट्रेस कॉल्स नहीं है, राशन की उपलब्धता के लिए कॉल्स नहीं है। अधिकतम वो लोग अब कॉल कर रहे हैं जो दूसरे राज्यों में कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। कल एक डॉक्टर का मेरे पास समाचार आया जो इंदौर में, इंदौर आज कंटेनमेंट जोन का हिस्सा है। हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि कंटेनमेंट जोन से हम लोग लेके आए, जो गलती पंजाब ने करी कि महाराष्ट्र से बसें भर भर कर लोगों को गांव में लाके छोड़ दिया। जो पंजाब इस कोरोना की लड़ाई में शायद सबसे स्ट्रांग दिख रहा था, एक मूवमेंट की वजह से आज वो सबसे वीक प्रदेशों में आ गया। एकदम इतने बड़े प्लस पॉइंट ये है कि सर, वो नंबर रिपीट कर देंगे? राजनीति नहीं है वहाँ पे, डिप्टी राजनीति साहब, different है। वो नंबर रिपीट कर देंगे? क्या नंबर है? हेल्पलाइन? 96 हेल्पलाइन नंबर मैं आपको इशू करूँ। आपके लोग कोई भी नागरिक हरियाणा का कहीं भी स्टैंडर्ड है, वो हरियाणा सरकार का जो हेल्पलाइन नंबर है, जिसको हमारी प्रत्येक वेबसाइट पर भी पब्लिश किया है, वहाँ पर कॉल कर अपने आप को रजिस्टर करवा दे। जैसे जैसे मूवमेंट पासेस बनेंगे हम तमाम लोगों को, अगर उनके व्हीकल हैं तो मूवमेंट पासेस, नहीं तो हरियाणा सरकार की ओर से स्पेशल फेरीज इशू करवाकर उनको लाने का काम। हरियाणा में है, दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, मजदूर हैं या फंसे हुए हैं, उनके लिए भी हमारी ओर से नोडल अफसर एडीजी सीआईडी को बनाया गया है। स्पेशल ट्रेन की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। लगभग 800-825 हमारे पास ऐसे लेबरर्स हैं जो लेबर शेल्टर कैंप्स में आज रुके हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के हैं। एक स्पेशल फेरी ट्रेन के माध्यम से उनको भी जाएगी ट्रेन जी। उसके ऊपर आपको अगले 24 घंटे में ब्रीफ। सर, कई जगह बरसात की और तूफान की शिकायत भी है। खुले में पड़ा हुआ जो गेहूं था वो भीग गया है, इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, उसको लेकर के सरकार क्या? देखिए, हमने प्रयास किया कि अधिकतम जगह ट्रैम्पोलिन हम भिजवाने का काम करें, जिससे हमारे स्टॉक्ड अनाज को हम कवर कर लें। फार्मर तक भी तिरपाल की मात्रा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर परमिटेड हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाई, बिल्कुल, क्योंकि एक लार्ज स्केल प्रोक्योरमेंट है। जहां आज अनाज गीले होने की हमारे पास समस्या आई है, वहां पर हम एक दिन प्रोक्योरमेंट को डिले करके उन तमाम डेहरियों को सुखाने का काम करेंगे कि जिससे लिफ्टिंग प्रॉपर हो जाए और एफसीआई भी किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन उन फसलों पर ना रखे। एक आड़तियों का भी विरोध कुछ आया सर सामने, जीएसटी को लेकर कुछ कई जगह पर कहा जा रहा है। जीएसटी की कोई भी व्यवस्था
एमएसपी प्रोक्योरमेंट पर नहीं होती। अभी कई जगह ऐसे आई है कि आड़ती जो है वो स्ट्राइक के ऊपर जा रहे हैं। मैं तो आपको स्पष्ट तौर पर बता रहा हूँ कि जीएसटी एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट पे नहीं लगता, 2.5% उनकी आड़त है। और आपको मैं एग्जैक्ट, अगर आप चाहेंगे, डाटा जरूर उपलब्ध करा सकता हूँ कि कितने आई फॉर्म वीट के कट गए, और आई फॉर्म कटते ही 2.5% उनकी आड़त जो होती है, ये लगभग आई फॉर्म ये कटे हैं 2,31,000 फार्मर्स के हमने काट दिए हैं, और इस हिसाब से जो 2.5% उनकी आड़त बनेगी उनको हम ट्रांसफर करेंगे। सर, एक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एसएस का ये मानना है कि किसानों को जो इंसेंटिव केंद्र की तरफ से दिया जाना था उसकी कोई उम्मीद नहीं है। सर, हरियाणा का देखिए, केंद्र सरकार का पत्र स्पष्ट आ गया कि देयर विल बी नो बोनस प्रोवाइडेड ऑन प्रोक्योरमेंट इन 2021। अच्छा, ये जो किसानों से अपील की थी आप लोगों ने कि वो 1 से लेकर 5% जो है अनुदान है, कितना ऐसा कोई आंकड़ा है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पूरा आंकड़ा कितने फार्मर्स ने दिया है वो आपको उपलब्ध है। सर, कोरोना को लेकर के केंद्र से कोई मदद, या फिर जो जीएसटी को लेकर के भी एक सवाल आ रहा है कि जीएसटी जो केंद्र हमने केंद्र को पत्र भेजा है कि जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की हमारा जीएसटी का लगभग 2019 करोड़ रुपया शेयरिंग रेशो में 14% का बनता है, उसको जल्द रिलीज कराया जाए कि प्रदेश सुचारू तौर से चले। दुष्यंत जी, अभी आपने कहा एक सवाल, बस लास्ट है, हाँ जी, मजदूर फंसे हुए मजदूरों के लिए आप रेल चलवा रहे हैं, तो उसका भाड़ा हरियाणा सरकार देगी या वो मजदूर देगी? अगर हम चलवा रहे हैं तो हम ही देंगे। क्योंकि बिहार ने इसके लिए मना कर दिया कि हम कोई भाड़ा नहीं, हरियाणा और बिहार में कुछ तो फर्क होगा। हमारा फर्ज है।